हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, ये ध्वनि का वर्गीकरण का सीरीज चल रहा था, तो उसी के आधार पर ये चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो में ध्वनि का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। तो प्राण तत्व के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण बच गया था, तो आज ये उसका अंतिम वीडियो है और इसमें हम सब लोग सब कवर कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले में क्या क्या था। तो चलिए, ये जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, हिंदी भाषा के ध्वनि का वर्गीकरण है। तो इसमें आप लोगों का दो था, एक स्वर ध्वनि का वर्गीकरण था और एक व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण था। तो स्वर ध्वनि का वर्गीकरण मैंने बताया था कि ये स्वर ध्वनि का वर्गीकरण 4 तरह से होता है। और फिर व्यंजन ध्वनि का भी वर्गीकरण मैंने बताया था, ये भी 4 तरह से होता है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर था, और प्राण तत्व के आधार पर था, और स्वर यंत्र के आधार पर। तो ये दोनों भी बचे हुए हैं, तो इन दोनों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इन दोनों को आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं, इसको मैंने कवर कराया है। तो चलिए, प्राण तत्व के आधार पर आज सीखते हैं कुछ नया। तो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्राण तत्व के आधार पर जो ध्वनि का प्रकार होता है व्यंजन ध्वनि का, वो 2 तरह से होता है। बेसिकली ये अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। तो ये व्यंजन ध्वनि के लिए ही है। और तो हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो मैं बता दूं कि अल्प प्राण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अल्प एक शब्द है और एक शब्द प्राण है। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है हवा या श्वास। तो इसका मतलब हुआ थोड़ा श्वास या थोड़ा हवा। तो मतलब जब हम व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा हवा निकले या थोड़ा सा श्वास निकलता है, तो उनको अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। और अगर उसी के आधार पर महाप्राण हुआ तो महा का मतलब होता है ज़्यादा, बड़ा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जब ज़्यादा हवा निकलती है, ज़्यादा श्वास होता है, तो उसको हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो प्राण तत्व यही है। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन ध्वनि का जो वर्गीकरण है वो 2 तरह से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने एक कीवर्ड लिखा हुआ है 135 और यहाँ पर है 24। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24। तो ये आगे भी काम आएगा, अभी मैं बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों को मैंने लिखा हुआ है। और ये जो स्पर्श व्यंजन है तो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अल्प प्राण में वहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि 1, 3 और 5। तो अल्प प्राण का मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो ये क वर्ग है, तो इसका पहला वाला ये वाला क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण। और फिर इसी क वर्ग के ही यहाँ पर थर्ड वाला ये 3 वर्ण, और फिर इसका ही पंचम वर्ण, मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। अब बाकी जो 2 दोनों बचे हुए हैं ये आपके हो जाएंगे महाप्राण। तो मतलब वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों को अल्प प्राण बोला जाता है, 1, 3, 5। और दूसरे और चौथे जो वर्ण हैं तो उनको महाप्राण बोला जाता है। तो 2 और 4, तो इसको इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं।
बाकी आप लोग यहाँ पर स्लाइड देख पा रहे होंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब तो ये स्पर्श ध्वनियों की बात हो गई, स्पर्श ध्वनियाँ जो व्यंजन की होती हैं, लेकिन मान लीजिए य र ल व हो तो इसको अल्प प्राण में, इसको भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। जो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। अब बाकी ये जो आपका स ख स ह होता है तो इसको आप लोग महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है मुंह से श्वास कम मात्रा में निकलती है अल्प मात्रा में, और महाप्राण का मतलब होता है मुंह से श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। तो यही आप लोगों का था अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण 135 135 और महाप्राण 24 24। तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा। अब एक और बच गया था ये स्वर यंत्र के आधार पर। तो हम लोग देखते हैं स्वर यंत्र के आधार पर क्या होता है। स्वर यंत्र का मतलब होता है कि जो हम लोगों का गला होता है, कंठ, तो उससे जब आवाज़ कितनी तेज निकलती है, कितनी धीमी निकलती है, तो उसको स्वर यंत्र कहा जाता है। तो स्वर यंत्र के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कितना प्रकार होता है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, स्वर यंत्र के आधार पर जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है अघोष और एक होता है आपका सघोष। सघोष या घोष। अघोष। अघोष का मतलब होता है जो बिना तेज घोष आवाज़ के, बिना तेज आवाज़ के, तो उसको अघोष कहते हैं। और जो तेज आवाज़ होता है उसको सघोष कहते हैं। तो गले से जब आवाज़ तेज निकलेगी तो उन ध्वनियों को सघोष कहेंगे। गले से आवाज़ थोड़ा धीमा निकलेगा तो उसको अघोष कहेंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आपके अघोष होते हैं, और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंच, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो आप लोगों का सघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है आप लोगों का अघोष होता है। तो इसको भी स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब पहला वर्ण है, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का आप लोगों का पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण, ये दोनों अघोष हो गए। बाकी आप लोगों का तीसरा, चौथा और पांचवा ये आप लोगों का सघोष हो गया। इसी तरह इसका च छ अघोष है, इसमें ज झ इ ये आपका सघोष है। तो इस तरह से ये पूरे पांचों और ये पांचों अघोष हैं, बाकी ये आपका ये और ये सब सघोष है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं अघोष में आप लोगों का ऊष्म वर्ण आ जाता है, स ख स ह अघोष है, और बाकी ये व र ल आपका सघोष है। तो ये स्वर यंत्र के आधार पर हो गया। और ये वाला आप लोगों का अल्प प्राण, महाप्राण, प्राणवायु के आधार पर था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हिंदी के लिए काफ़ी उपयोगी और साबित होगा आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बाकी मैं अभी और भी वर्णमाला का है आप लोगों का, हिंदी व्याकरण में संधि, समास, सभ्य, शब्द के प्रकार, हर तरह की वीडियो अभी लाने वाला हूँ। तो जैसा आप लोगों को ज़रूरत होगा तो कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊं। बाकी के लिए साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए।